ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम चैप्टर करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। एक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर। O2 कहाँ से ली जाती है? एटमॉस्फेयर से। विद CO2 प्रोड्यूस बाय सेल, ठीक है ना। CO2 वो जो प्रोड्यूस हो रही है सेल से, और O2 एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं हम, इसका एक्सचेंज कर रहे हैं। इस कॉल्ड ब्रीथिंग और कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि स्पंजेस, कोलेंट्रेट्स, प्लेटफॉर्म्स। ये एक्सचेंज करते हैं O2 एंड CO2 बाय सिंपल डिफ्यूज़न ओवर देयर बॉडी, ठीक है ना। इनकी बॉडी है मान लीजिए, इसके क्या होता है? सिंपल डिफ्यूज़न होता है, ठीक है ना। इसका गैसेस का अर्थवॉर्म यूज गैस मॉइस क्यूटिकल, ठीक है ना। अर्थवॉर्म किसका यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए? मॉइस क्यूटिकल का। इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट यूज़ करते हैं नेटवर्क ऑफ ट्यूब और ट्रेकियल ट्यूब। इंसेक्ट यूज़ करते हैं आपका नेटवर्क ऑफ ट्यूब और ट्रेकियल ट्यूब, ठीक है ना। इंसेक्ट यूज़ करेंगे नेटवर्क ऑफ ट्यूब और ट्रेकियल ट्यूब। गिल्स स्पेशल वस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या होते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं, स्पेशल वस्कुलराइज स्ट्रक्चर होते हैं। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन करते हैं याले, यूज बाय द मोस्ट ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क। लंग्स क्या होते हैं? ये होते हैं स्पेशल वस्कुलर बैग, ये बैग होते हैं। और गिल्स क्या होते हैं? गिल स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं आपकी पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और गिल्स क्या दिखा रहे थे? गिल्स दिखा रहे थे ब्रोंकियल रेस्पिरेशन। लंग्स होते हैं यूज बाय टेरेस्ट्रियल, ज़मीन पर रहने वाले होते हैं, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग जैसे एम्फीबियंस हैं, वो कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करते हैं, ठीक है ना। उस रेस्पिरेशन कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। एम्फीबियंस होते हैं फ्रॉग जैसे, वो अपनी मॉइस्ट स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, उस रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। लैरिंग्स ये कार्टिलेजिलस बॉक्स होता है, कार्टिलेज का बना हुआ बॉक्स होता है। ये हेल्प करता है साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है ये, इसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल, ठीक है ना। पहले क्या होता है? आपकी हवा होती है, वो आपकी नॉस्ट्रिल, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल से अंदर आती है, और उसके बाद नेसल पैसेज में जाती है, फिर नेसल चैम्बर में जाती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, फिर लैरिंग्स में जाती है, फिर एपिग्लोटिस को पार करते हुए ट्रेकिया में जाती है। ट्रेकिया स्ट्रेट ट्यूब होती है, स्टैंडिंग अप टू द मिड थोरैक्स तक जाती है। ये ट्रेकिया होता है, डिवाइड करता है कौन से कहाँ पे? 5वीं थोरैक्सिक वर्टिब्रा पे ये डिवाइड करता है आपका ट्रेकिया डिवाइड कहाँ करता है? 5वीं थोरैसिक वर्टिब्रा पे, इनटू राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई पे, ठीक है ना। ये 5वीं थोरैसिक ये आ गई, एक राइट में टूट गया, फिर एक लेफ्ट में टूट गया। इस जगह का नाम क्या? 5 थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है। ईच ब्रोंकाई अंडरगोस रिपीटेड डिवीजन, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियोल स्टैंडिंग अप इन वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये कह रहे हैं ये आपकी पहले तो प्राइमरी बनी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बनी, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी बनी, टर्शियरी के बाद आपकी बनी, एंड तक बनते बनते कहाँ तक चली गई? टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक चली गई। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल, ये आपके सपोर्टेड होते हैं बाय इनकम्प्लीट रिंग्स, ठीक है। ये आपके किससे होते हैं? इनकम्प्लीट रिंग से सपोर्टेड होते हैं। कौन? प्राइमरी ब्रोंकाई,
secondary bronchi, tertiary bronchi, initial bronchioles supported by incomplete rings, terminal bronchiole not supported by incomplete rings. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो सपोर्टेड नहीं होते बाय इनकम्प्लीट रिंग्स. Alveoli. Each terminal bronchiole give rise to a number of very thin. Alveoli क्या होती है? वेरी थिन. ठीक है ना, वेरी थिन होती हैं alveoli. इरेगुलर वॉल होती हैं और वस्कुलर बैग होती हैं. ये तीन चीज़ें हैं आपकी. alveoli क्या टर्मिनल ब्रोंक्यूल से alveoli निकलती हैं, पहली बात. दूसरी बात, ये बहुत थिन होती हैं, वेरी थिन होती हैं, इरेगुलर वॉल होती हैं, वस्कुलर बैग होती हैं. लंग्स बने कैसे हैं? आपका नेटवर्क ऑफ ब्रोंकियाई होता है लंग्स के अंदर, ब्रोंक्यूल्स होते हैं और एल्वोलाई होती है. इन तीनों को मिला के लंग्स कहा जाता है. प्लोरा डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है वो लंग्स के, ये लंग्स के ऊपर चढ़ी हुई होती है. लंग्स आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लोरा. ठीक है ना, ये लंग्स है आपका, मान लीजिए ये इस, ठीक है ना, एक लेयर ये हो गई इस पे चढ़ी हुई और एक लेयर ये हो गई इस पे चढ़ी हुई. ये अंदर लंग्स है तो ये एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, इसके बीच में वो फ्लूइड भरा हुआ है, उसको कहेंगे प्लूरल फ्लूइड. Lungs are covered by double layer pleura with a pleural fluid between them. ये प्लोरा मेम्ब्रेन करती क्या है? ये रिड्यूस करती है फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस. आउटर प्लोरा मेम्ब्रेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ थोरेसिक लाइनिंग. वो बाहर की प्लोरा वाली मेम्ब्रेन है वो किससे कॉन्टैक्ट में रहती है? थोरेसिक लाइनिंग के कॉन्टैक्ट में रहती है. और इनर प्लोरा वाली मेम्ब्रेन है वो लंग्स सरफेस के कांटेक्ट में रहती है. जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, ये एपिग्लॉटिस हो गई, ये लैरिंग्स हो गए, ये ट्रेकिया हो गया, ये ब्रोंकस हो गई, ये कट एंड ऑफ रिब हो गए इधर वाले, ये लंग्स है, ये डायफ्रागम है इधर लंग्स के नीचे, ये ब्रोंक्यूल्स हैं छोटे वाले, प्लूरल फ्लूइड है इसके बीच में पीला पीला सा भरा हुआ है, ये एल्वोलाई है और ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये आली और ये आली. कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है? ये होता है आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट होता है. एल्वोलाई होती है उसे हम कंडक्टेड पार्ट में नहीं मानते. एल्वोलाई को ये जो कंडक्टिंग पार्ट होता है ये क्या करता है? ये क्लीन करता है आपके फॉरेन पार्टिकल को, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को और एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लाता है. रेस्पिरेटरी एंड एक्सचेंज पार्ट, एल्वोलाई हो गया और उसकी डट हो गई, ये होते हैं आपके रेस्पिरेटरी पार्ट्स. एल्वोलाई और उसकी डट को क्या कहेंगे हम? रेस्पिरेटरी पार्ट कहेंगे, एल्वोलाई और उसकी डट को. एक्सचेंज पार्ट ये साइड होता है, ये रेस्पिरेटरी पार्ट देख रहे हैं ना आप, इसको ही एक्सचेंज पार्ट कहते हैं. एक्सचेंज पार्ट ये साइड होता है, एक्सचेंज पार्ट एक्चुअल डिफ्यूज़न की. यहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूज़न होता है O2 का एंड CO2 का बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेयर एयर. लंग्स कहाँ पे होते हैं? आपके थोरेसिक कैविटी में होते हैं लंग्स. थोरेसिक चैम्बर ये क्या होता है? एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर है. डोर्सली बाय वर्ट्रल कॉलम. वेंट्रल पीछे से क्या होता है? किससे होता है? वर्ट्रल कॉलम से होता है और आगे से होता है स्टर्नम. वेंट्रली किससे होता है? स्टर्नम. और लेटरली साइडों में किससे होता है? रिब्स. और लोअर साइड में क्या होता है? डोम से डायफ्रागम होता है. थोरेसिक कैविटी, लंग्स कैविटी है ना, थोरेसिक कैविटी ही एक लंग्स कैविटी है. इसे प्लम्बोनरी कैविटी भी कहते हैं. रेस्पिरेशन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप.
breathing or pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn and CO2 rich alveoli is released। ठीक है ना, ब्रीथिंग होती है या प्लमनरी वेंटिलेशन बोल सकते हो, जिसमें क्या होता है आपकी एटमॉस्फेयर की एयर हम खींचते हैं और CO2 होती है वो सेल निकालता है, उसे हम एल्वुलाई पे ला के छोड़ देते हैं। डिफ्यूज़न होता है ऑफ O2 एंड CO2 का एक्रॉस एल्वुलाई, एल्वुलाई की मेम्ब्रेन पे। एल्वुलाई की मेम्ब्रेन मान लीजिए ये है, O2 अंदर आ रही है और CO2 बाहर जा रही है। ट्रांसपोर्टिंग गैस बाय ब्लड, गैस किससे ट्रांसफर हो रही है? ब्लड से। डिफ्यूज़न ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। क्या हुआ, आपने ऑक्सीजन ले ली किससे? लंग्स से, लंग्स ने एयर से खींची है ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन ट्रैवल करेगी ब्लड में और फिर सेल के पास जाएगी और सेल उसे यूटिलाइज करेगा। ठीक है, और सिमिलर केस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड से भी हो रहा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, सेल ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, वो ब्लड से लंग्स के पास गई और लंग्स ने एल्वुलाई पे ला के उसे छोड़ा और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई बॉडी के। डिफ्यूज़न होता है O2 का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। यूटिलाइज होती है O2 बाय सेल, ठीक है ना, O2 ऑक्सीजन सेल यूटिलाइज करता है फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। उसके क्या होता है, रिजल्ट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। इंस्पिरेशन मतलब हम वो हवा खींचते हैं एयर से अपनी बॉडी में, उस प्रोसेस का नाम है ये। एटमॉस्फेरिक एयर को हमने खींचा है, ड्रोन करा है। प्रेशर होता है लंग्स के अंदर, प्रेशर विद इन द लंग्स, उसे हम कहेंगे इंट्रा प्रेशर। ठीक है ना, जो हमारा प्रेशर होता है लंग्स के अंदर उसे हम कहेंगे इंट्रा प्रेशर। अगर इफ़ इंट्रा प्रेशर, वो लंग्स के अंदर प्रेशर है उसका नाम है इंट्रा प्रेशर। इफ़ इंट्रा प्रेशर इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आपके लंग्स के अंदर प्रेशर है इंट्रा प्रेशर वो कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो आपकी एयर एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर आएगी। तो आप बोल सकते हैं नेगेटिव प्रेशर होता है किसके अंदर? लंग्स के अंदर, तब आप हवा खींचते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनिशिएटेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ contraction of diaphragm which increase the volume of thoracic chamber in anteroposterior axis। ठीक है ना, ऊपर नीचे वाली एक्सिस को कहेंगे एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, ये कह रहे हैं कि आपका ये प्रोसेस होता है, कैसे होता है? तो आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्रागम का, वो उसके क्या होगा, उससे आप तब कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, उससे इंक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर की एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी होते हैं। ठीक है ना, किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट अप रिब एंड एस्टर्नम, ये भी लिफ्ट थोड़ी बाहर की तरफ को आती हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंक्रीज करती हैं इन वॉल्यूम थोरेसिक चैम्बर इन डोर्सल वेंट्रल एक्सिस। ये आपकी रिब्स हो गई और स्टर्नम्स हो गई, ये आपकी किस में इंक्रीज कर रही हैं? वॉल्यूम का डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में। और डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्शन किस में कर रहा था? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में। इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, डिक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब क्या होगा, आपकी वॉल्यूम बढ़ गई थोरेसिक लंग्स में। ठीक है ना, उसकी वजह से क्या हुआ, आपको प्रेशर तो कम हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में, तो आपकी हवा अंदर आ गई। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है इंस्पिरेशन का। एस्पिरेशन, एस्पिरेशन होता है हवा को निकालना बारे। अब एल्वुलाई रिलीज, एल्वुलाई एयर इज रिलीज आउट टेक प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब आपके लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा और बाहरी एयर में कम होगा, तो आपकी एयर बॉडी से बाहर निकल जाएगी। रिलैक्सेशन होता है यहाँ पे डायफ्रागम का। डायफ्रागम का क्या होगा? रिलैक्सेशन होगा
और इंटरकोस्टल मसल का भी, इंटरकोस्टल मसल हो गई और डायफ्रागम हो गई, रिलैक्सेशन होगा, रिटर्न हो जाएंगी, रिटर्न डायफ्रागम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। स्टर्नम हो गए, डायफ्रागम हो गए, अपने नॉर्मल पोजीशन पे चले जाएंगे। रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम। This lead to an increase in intrapulmonary pressure to the slightly above the atmospheric pressure, causing the repulsion of air from lungs, that is aspiration। ठीक है, इसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया लंग्स के अंदर, उसकी वजह से हवा बाहर चली गई। प्रेशर ग्रेडियंट, movement of air in and out of the lungs carried out by creating pressure gradient between lungs and atmosphere। ये आपका मूवमेंट हो रहा है एयर का, अंदर आना बाहर जाना, ये किसकी वजह से हो रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है। डायफ्रागम और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, एक तो डायफ्रागम हो गया, स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स हो गई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल, ये किसके बीच में होती है? रिब्स के बीच में होती हैं, ये हो गई, मतलब 4 चीज़ होंगी यहाँ पे। डायफ्रागम, स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल में कौन सी आ गई? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, ये रिब्स के बीच में होती है। ये क्या करती हैं? ये हेल्प्स करती हैं, ये तीनों चीज़ें किसमें? प्रेशर ग्रेडियंट को बनाने में। We have ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of the additional muscle abdomen। हमारे एब्डोमेन में कुछ एडिशनल मसल्स होती हैं जिनकी वजह से हमारे पास एक एबिलिटी होती है, उससे हम हमारी इंस्पिरेशन को की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और एक्सपिरेशन की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। किसकी वजह से? एडिशनल मसल्स इन एब्डोमेन। ह्यूमन होते हैं वो ब्रीथ करते हैं 12 से 16 टाइम पर मिनट, 1 मिनट में 12 से 16 टाइम वो ब्रीथ करते हैं। स्पायरोमीटर, अ वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग स्पायरोमीटर। एक ब्रीथिंग में आप कितनी वॉल्यूम ले रहे हैं, ये आप स्पायरोमीटर से पता लगा सकते हैं। हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, ठीक है ना। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एक वॉल्यूम है जिसको आप नॉर्मल ब्रीथ करते हुए लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। इंस्पिरेटर इज अ वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर फोर्सफुली। तब आप फोर्सफुली करते हैं, बहुत तेज़ी से सांस खींचते हैं फोर्सफुली, तो आप कितनी वॉल्यूम ले सकते हैं? वो आती है आपकी RV। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। Aspiratory is a volume, additional volume of air a person can be forcefully aspire। आप ज़बरदस्ती कितनी एयर निकाल सकते हैं अपने लंग्स से, ठीक है ना, वो आएगा से रेस्पिरेटरी इज अ वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स। आपने ज़बरदस्ती हवा निकाली अपने लंग्स से, फिर भी आपके लंग्स में थोड़ी सी हवा रहेगी, वो निकल नहीं सकती, वो निकलेगी तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे, तो उस वॉल्यूम को कहेंगे रेसिडुअल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एस्पिरेशन, ठीक है। एक इंसान कितनी वॉल्यूम को निकाल सकता है, ले सकता है नॉर्मल एस्पिरेशन के बाद। एस्पिरेटरी कैपेसिटी, अ टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एस्पिरेशन। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, अ पर्सन, ठीक है, अ पर्सन नॉर्मल एस्पिरेशन के बाद कितनी कैपेसिटी रखता है लंग्स के अंदर, उसे कहेंगे आप रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, अ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एस्पिरेशन, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल रेस्पिरेशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ एक्यूमुलेट इन द लंग्स एक्सटेंड फोर्सफुली इंस्पिरेशन। अभी डाटा है, इसे याद कर लेना है पूरा। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? 500 ml।
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है 2500 से 3000 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 1000 से 1100 ml। रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है 1100 से 1200 ml। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है आपकी, ये टाइडल वॉल्यूम को मिलाओ और ये इंस्पिरेटरी वॉल्यूम को मिलाओ, ठीक है ना, तो ये बनेगी। और एस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस एस्पिरेटरी कैपेसिटी को मिलाओ, तो बनेगा क्या, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बनेगी, ठीक है ना। फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी होती है आपकी RV प्लस ये हो गई रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गई। अब यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी हो गई यहाँ पे आपकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टोटल लंग्स कैपेसिटी हो गया यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल कैपेसिटी। एल्वोलाई होती है आपकी प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वोलाई होती है आपकी प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है आपकी कौन, एल्वोलाई। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एक्सचेंज होती है गैसेज भी अकर होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है ना, इसके बीच में भी होता है, ठीक है ना। मतलब एल्वोलाई पे तो होता ही है और ब्लड और टिश्यू के बीच में भी होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। O2 and CO2 आर एक्सचेंज इन देयर साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये एक्सचेंज होती हैं O2 एंड CO2 किससे, सिंपल डिफ्यूजन करके होती हैं। मेनली बेस्ड ऑन प्रेशर, ये प्रेशर ग्रेडियंट बनता है और कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, इनकी वजह से होती हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन। देखो सॉलिबिलिटी कितनी है गैस की, सॉलिबिलिटी हम देखेंगे कि गैस की किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ये भी एक बड़ा मेन फैक्टर होता है। और वो लेयर है उसकी थिकनेस को भी देखना पड़ता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना। सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज एंड थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन अफेक्ट कर सकता है रेट ऑफ डिफ्यूजन को। पार्शियल प्रेशर, अब प्रेशर एक गैस कितना प्रेशर लगाती है पूरी बहुत सारी गैसों के बीच में, मतलब बहुत सारी गैस हैं, एक ही गैस का कितना प्रेशर है, मान ली बहुत सारी गैस है, हम नाइट्रोजन गैस का ही प्रेशर मानना चाहते हैं सारी गैसों के बीच में, यही भाई बताओ कितना प्रेशर लगा रही है, तो उसे कहेंगे पार्शियल प्रेशर। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। रेस्पिरेटरी गैस हो गई हैं पार्शियल प्रेशर O2 एंड CO2। तब आपके एटमॉस्फेयर में तो ये वाला प्रेशर है इनका 159 O2 का, ऑक्सीजन का कितना प्रेशर है एटमॉस्फेयर में 159, एल्वोलाई पे इसका 104, ऑक्सीजन का प्रेशर एल्वोलाई पे कितना 104। ब्लड वो जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है 40, पार्शियल प्रेशर कितना है इसका 40, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है इसका 95, और टिश्यू पे कितना है इसका 40, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर पे कितना है O2 का पार्शियल प्रेशर 159, एल्वोलाई पे कितना है 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40, ऑक्सीजन में कितना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है इसका 95, और टिश्यू में कितना है 40। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की देखा जाए एटमॉस्फेयर में 0.3 है, एल्वोलाई में देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का तो 40 है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखा जाए तो 45 है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखा जाए तो 40 है, और टिश्यू में देखा जाए तो क्या है 45 है। ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, ये इंस्पायर्ड एयर अंदर आ रही है एल्वोलाई पे और ये एक्सपायर्ड एयर बाहर निकल रही है एल्वोलाई एयर से। ये प्लम्बरी आर्टरीज हैं और ये प्लम्बरी वेन्स हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं यहाँ पे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही हैं इधर वाली, इधर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है इधर, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं, ये ऑर्गन्स हो गए सारे, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर दोबारा ऑक्सीजन मांगने ही लंग्स के पास हार्ट पे आया, फिर हार्ट से लंग्स पे गया, लंग्स पे दोबारा ऑक्सीजनेटेड में बदल गया।
सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की 20 से 25 टाइम हायर होती है ऑक्सीजन की कंपैरिजन में। सॉलिबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22-25 टाइम्स हायर देन ऑक्सीजन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की लेयर 3 लेयर होती हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की कितनी लेयर है? 3 लेयर हैं, पर थिकनेस इस इनकी तीनों की मिला के थिकनेस देखी जाएगी तो लेस देन मिलीमीटर, मिलीमीटर से भी छोटी थिकनेस है इनकी, ठीक है ना। ये पहली मेम्ब्रेन है स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरी मेम्ब्रेन है बेसमेंट सब्सटेंस, और तीसरी है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, दूसरी है बेसमेंट सब्सटेंस, पहली है स्क्वैमस एपिथेलियम। ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, एयर आई, ये आपकी पहली मेम्ब्रेन है स्क्वैमस एपिथेलियम, ये आपकी बेसमेंट है, इधर बीच में ये पीली पीली सी है ये बेसमेंट है, और ये दूसरी में ये तीसरी मेम्ब्रेन है एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये आपके रेड ब्लड सेल हैं जो ऑक्सीजन लेके जाएंगे, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है ये लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड पीछे पीछे ला रहे हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे जा रही होगी, ऑक्सीजन इनमें बैठ के जा रही है। अब O2 ऑक्सीजन ट्रांसफर होती है बॉडी के अंदर, कैसे होती है? 97% तो ऑक्सीजन आरबीसी ट्रांसफ़र करते हैं। कौन ट्रांसफ़र करते हैं? आरबीसी। और 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा ट्रांसफ़र करता है, प्लाज्मा, ठीक है ना। 97% ऑक्सीजन आरबीसी ट्रांसफ़र करते हैं और 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा ट्रांसफ़र करता है, प्लाज्मा। CO2 ट्रांसपोर्ट 20 से 25% CO2, 20 से 25% CO2 ट्रांसफ़र करते हैं आपके आरबीसी, ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स। 20 से 25% आपकी CO2 ट्रांसफ़र करते हैं आरबीसी, और 70% CO2 ट्रांसफ़र होती है बायकार्बोनेट, ठीक है ना, बायकार्बोनेट। और 7% करता है प्लाज्मा, 7% CO2 कौन ट्रांसफ़र करता है? प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन रेड कलर का दिखता है, क्यों? उसके बाद आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स होते हैं, और हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर होता है। अगर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, हीमोग्लोबिन एक नाव है, नाव की तरह है जो ऑक्सीजन को बिठा के सेल तक ले जाता है। तब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन बैठती है, ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन जुड़ता है तो उस हीमोग्लोबिन कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी, हर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले जाता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले जा सकता है। हर एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले जा सकता है, ठीक है। फैक्टर विच अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, फैक्टर कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं बाइंडिंग करना ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ H आयन कंटेंट, ठीक है ना, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होती है, और टेम्परेचर, 3 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मॉइड होता है, ये सिग्मॉइड कर्व है ये, ठीक है ना, सिग्मॉइड कर्व है, सिग्मॉइड शेप का कर्व बनता है। ऑप्टेन होता है, ऑप्टेन व्हेन परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, तब कब होता है? परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट इसके पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। कितने, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कितने सैचुरेटेड हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, अगेंस्ट ग्राफ बनाया गया इसका किस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। हाईली यूजफुल फॉर स्टडी, किसके लिए काम आता है? स्टडी ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। एल्वोलाई पे देखोगे आप तो आपको वहाँ पे हाइड्रोजन आयन की, तो आप एल्वोलाई पे देखते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपको कम दिखेगी, टेम्परेचर कम दिखेगा, और
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी कम दिखेगा एल्वेलाई पे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है एल्वेलाई पे। ये तीनों कम होते हैं। कौन तीनों? एल्वेलाई पे 3 चीज़ें कम होती हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, टेम्परेचर और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। टिश्यू पे देखा जाए, टिश्यू पे क्या होता है आपका, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है। तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तभी तो वो हीमोग्लोबिन में बैठेगी। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तभी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से उठ के सेल की तरफ चली जाती है। ये कर्व है, ये आपकी परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है। इधर दे रखा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ दे रखी है परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ये 100% हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना ही बढ़ता है, अब 100% हो गया ना। अभी यहाँ पे तो कांस्टेंट आ गया, ये ऊपर नहीं जा रहा, अब यहाँ पे बढ़ता रहे पार्शियल प्रेशर कितना भी। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एवरी 100 ml कौन सा वाला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को ट्रांसफ़र करता है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करता है। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना, हर 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करता है एल्वेलाई पे, ठीक है ना। ये हो गया आपका हर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। और यहाँ पे एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र करता है। तब कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन में बैठती है तो हीमोग्लोबिन का नाम पड़ जाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोनिक एनहाइड्रस, कार्बोनिक एनहाइड्रस एक एंजाइम का नाम है। RBC होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, कंटेन करते हैं, RBC कंटेन करते हैं वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम। RBC के पास बहुत सारी कंसंट्रेशन में पाया जाता है क्या, कार्बोनिक एनहाइड्रस। प्लाज्मा कंटेन्स अ माइन्यूट क्वांटिटी, प्लाज्मा के पास पर माइन्यूट बहुत कम क्वांटिटी में होता है कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम। RBC के पास बहुत सारी कंसंट्रेशन में होता है कौन, बहुत सारे अमाउंट में होता है कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रस एंजाइम। और प्लाज्मा के बाद बहुत ही कम कंसंट्रेशन में पाया जाता है, ठीक है ना। अब क्या करता है, ये बाइकार्बोनेट बनाता है, ये एंजाइम मदद करता है ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसफर करने में। कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर से रिएक्शन करी कार्बोनिक एनहाइड्रस की मदद से, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट बना दिया। अब यहाँ पे दोबारा इसने काम करना, तो ये एल्वेलाई पे ने तोड़ दिया, यहाँ से हो गया काम। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ह्यूमन हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी, ठीक है ना, ह्यूमन्स के पास सिग्निफिकेंट एबिलिटी पाई जाती है मेंटेन करने की और मॉडरेट करने की रेस्पिरेटरी रिदम। ये रेस्पिरेटरी रिदम है, इसे मेंटेन करने की और मॉडरेट करने की एबिलिटी होती है इंसानों के पास। टू सूट डिमांड ऑफ बॉडी की डिमांड अभी मेंटेन करते कैसा है, न्यूरल सिस्टम से होता है, हार्मोनल सिस्टम से नहीं, न्यूरल सिस्टम से मेंटेन करते हैं और मॉडरेट करते हैं। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर हैं, स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन, स्पेशलाइज सेंटर है जो मेडुला रीजन में प्रेजेंट है। कौन से रीजन में प्रेजेंट है, मेडुला रीजन में प्रेजेंट है ब्रेन के, उसे कहते हैं हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है का जो मेडुला रीजन में है, कौन से रीजन में, मेडुला रीजन में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी रिदम को मॉडरेट करने के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है प्राइमरी। नीमोटॉक्सिक सेंटर पोन्स में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, पोन्स,
पोन्स में पाए जाते हैं, ब्रेन के अंदर होता है, पोन्स में पाए जाते हैं। नीमोटॉक्सिक सेंटर पोन्स में पाए जाते हैं, क्या करते हैं, मॉडरेट करते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम को। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर रिड्यूस, ध्यान रखिएगा, नीमोटॉक्सिक सेंटर से वो न्यूरल सिग्नल आते हैं, वो रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस इंक्रीज नहीं, रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। ये रिड्यूस करते हैं क्या, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को, एंड ऑल्टर करते हैं रेस्पिरेटरी रेट को। कीमोसेंसिटिव एरिया सी सिचुएटेड होता है एडजेसेंट टू रिदमिक सेंटर, ठीक है ना, रिदमिक सेंटर के बगल में ही होता है ये हाईली सेंसिटिव होता है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और H- आयन के लिए। आर्टिक एंड कैरोटिड आर्टरी रिसेप्टर इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, आर्टरियों से साथ ही लगे हुए होते हैं। वो रिसेप्टर क्या करते हैं, वो एकदम पकड़ लेते हैं, कोई भी चेंज आता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन में, और चेंज आते ही सिग्नल भेज देते हैं किसको, रिदमिक सेंटर को, फॉर रिमेनिंग एक्शन, फॉर रेमेडियल एक्शन। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, कोई भी रोल नहीं होता ऑक्सीजन का किस चीज़ में, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करने में, क्वाइट इनसफिशिएंट होता है इसका रोल ऑक्सीजन का। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अस्थमा होता है, अस्थमा में क्या होता है, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में, क्यों, कॉजिंग क्या होती है, वीजिंग है इसकी कॉज, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो जाती है अस्थमा में, और ब्रोंकियोल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एम्फीसीमा ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, एक्यूट नहीं है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है। एल्वोलाई वॉल डैमेज हो जाती है इसके अंदर, ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। अस्थमा में क्या होता है, एल्वोलाई की वॉल होती है अस्थमा में, एल्वोलाई की वॉल होती है। एम्फीसीमा की बात चल रही है यहाँ पे, एम्फीसीमा में क्या हुआ, एल्वोलाई की वॉल थी वो डैमेज हो गई है, और सरफेस एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मेजर कॉज ये होता क्यों है, सिगरेट स्मोकिंग से होता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है एम्फीसीमा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर फिब्रियोसिस, पॉलीफ्रेशन हो जाता है फिब्रस टिश्यू का, फिब्रियोसिस में क्या होता है, पॉलीफ्रेशन हो जाता है फिब्रस टिश्यू का।